बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान बने हुए हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर साहब, राहुल महाजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज के तरीके से हमारे साथ हैं। देखिए आज खबरें भी निकाल के लाए, एग्जिट पोल वाला दिन है। एग्जिट पोल शाम 5 बजे से आप लगातार इंडिया टीवी पर देखिएगा। और राहुल जी ने खबर निकाली कांग्रेस के अंदर से, कांग्रेस पार्टी मान के चल रही है आज एग्जिट पोल के दिन की 90% चांस इस बात का है कि हमको 100-125 सीट आएगी और भाजपा को आएगी 200 से 225। ये कांग्रेस अंदर से अंदर खाने मान रही है ये हमको इतनी सीटें आ सकती है, भाजपा 200-225 रह सकती है। फिर भाजपा 200-225, फिर उसमें जोड़ लीजिए सहयोगी 35-40, तो पर इतना तो कम से कम लाएंगे। तो मतलब मान ही रही है 260 के फेर में तो पहुंच ही रहा है एनडीए, खुद ही मान रही है। दूसरी खबर निकाल के लाया हर्षवर्धन जी, सब ब्रेक में फोन गुनगुना रहे थे कि इधर खबर बताओ खबर बताओ। तो उन्होंने खबर निकाली कि भाई सपा ही मान रहे हैं कि भाजपा जो है 65 के ऊपर जाएगी। 2014 वाला जो था बीजेपी का 62+2 वाला, उसके ऊपर भाजपा जा सकती है। 10 से 12 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर के यूपी के चुनाव में जीत सकती है। तो ये सपा वाले खुद अब मान रहे हैं यूपी में भाजपा 60-65 के ऊपर। अब एक तीसरी खबर निकाल के लाए समीर चौगांवकर साहब, अभी वो आपको मैं बता देता हूं। समीर जी खबर लाए राहुल गांधी की, पहले खबर लाए थे कि उनका जो सूट 14 में सिलवाया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो फिटिंग के लिए दे दिया गया है खान मार्केट में। वो तो खबर छोड़िए, खैर अब वो बता रहे हैं कि वायनाड और रायबरेली जीते अगर राहुल गांधी दोनों, तो सीट कौन सी छोड़ेंगे। हम तो मान के चल रहे थे कि वायनाड और रायबरेली छोड़ेंगे, इसमें खबर क्या है समीर जी? नहीं, बिल्कुल पहले यही तय था कि राहुल गांधी वायनाड सीट कंटिन्यू करेंगे, रायबरेली को छोड़ेंगे। लेकिन जब चुनाव लड़ने वो गए, जब उनका टिकट फाइनल हुआ, उसके पहले ये तय हो गया था कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीट जीतते हैं तो रायबरेली सीट कंटिन्यू करेंगे, वायनाड को छोड़ेंगे। ये सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को समझाया है कि कांग्रेस का अगर भविष्य कहीं से बन सकता है, कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने रहना है और भविष्य में अपने पैरों पर खड़े होना है, तो केरल के भरोसे नहीं खड़ी हो सकती, वो उत्तर प्रदेश के भरोसे खड़ी होगी। उत्तर प्रदेश का छोड़ने का मतलब ये होगा कि पूरे उत्तर भारत से आपका साफ होना है। और ये एक अलग आलोक लगेगा कि मुस्लिम वोट की राजनीति के लिए राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ रहे। इस छवि से छुटकारा देने के लिए और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए राहुल गांधी का ये तय हो चुका है कि अगर दोनों जगह से राहुल गांधी सीट चुनाव जीतेंगे तो वायनाड से मन का फैसला नहीं होगा, लेकिन जो उनका मन का नहीं है, लेकिन उनको समझाया और वो तैयार हो गए। मैं बता रहा हूं क्यों। खड़गे साहब ने ये बात क्लियरली ऑन रिकॉर्ड बोल दी है कि मैं तो चाहता था राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों चुनाव लड़े। राहुल गांधी लेकिन यूपी नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा था मैं प्रचार करना चाहता हूं देश भर में, मुझे यूपी में मत फंसाओ। तो इसीलिए फिर प्रियंका गांधी ने उनका प्रचार संभाला, तब राहुल गांधी फ्री होकर के पूरे देश में घूमे। तो वो तो एक बात, तो राहुल गांधी यूपी आना ही नहीं चाहते थे। समीर जी कह रहे हैं अब वो रायबरेली रखेंगे। ये रायबरेली रखने वाली बात जो समीर जी खबर निकाल के लाए हैं, इसमें कुछ हद तक सच्चाई दूसरी वजहों से है। वो सच्चाई ये है कि कहा यह जा रहा है कि चूंकि सोनिया जी की सीट है, पारिवारिक सीट है, तो इसलिए राहुल गांधी वहां बने रहें। और अगर उपचुनाव में राहुल गांधी ने छोड़ दी तो दोबारा कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। असली डर है इसके पीछे। इसके पीछे ये डर है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया तो दोबारा नहीं ले पाएंगे। ये खबर असली ये है कि वो डर रहे हैं कि अगर यहां से छोड़े तो फिर उपचुनाव में कांग्रेस के लिए जीतना असंभव हो जाएगा। जबकि वायनाड जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कांग्रेस उस सीट को फिर जीत सकती है। राहुल से पहले भी जीती है, राहुल के बाद भी जीती है। लेकिन रायबरेली में जब जब गांधी परिवार का कोई नहीं रहा, तब तब ये सीट संकट में आई है। 1996 और 98 में अशोक सिंह यहां से जीत गए थे। और इसीलिए जो ये पूरी राजनीतिक तौर पर ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की वजह से, ये वजह कम है। असली वजह यह है कि इस सीट को गंवाने का खतरा है और गांधी परिवार की जो विरासत है कि चलो ठीक है 2029 की बात करेंगे या जब की बात करेंगे, तो वो सीट पर खड़े हुए, वो एक इमोशनल अटैचमेंट और फियर दोनों साथ काम कर रहा है। अच्छा चलिए साहब, अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान सुनाता हूं। आदमी भी इंटरेस्टिंग है वैसे तो, वो शत्रुघ्न सिन्हा। अब बीजेपी के समर्थक होंगे, वो कहेंगे यार क्या यार आपकी सादगी की बात। नहीं वो कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे खामोश। खामोश खामोश। वो वाले शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं वैसे इस बार, मैं आपको बता दूं। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब बीजेपी की सरकार में, अटल जी की सरकार के अंदर मंत्री भी रहे, देश के हेल्थ मिनिस्टर भी रहे थे। उनका रिकॉर्ड रागी जी भी आपको बता देंगे क्या था उस वक्त का। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने इस चुनाव पर टिप्पणी की है, पूछा कहां से 400 पार, कहां से आ रही 400 पार। शत्रुघ्न सिन्हा सुनिए। मुझे ये जरूर लगता है कि 400 पार का आंकड़ा जो दिया था वो तो हवाई हो चुकी है बात कब की। अब तो कोई बात भी नहीं कर रहा है और ना सवाल पैदा होता है कि मैंने शुरू में ही कहा था कहाँ से लाएंगे 400 पार, जो हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स हैं, केरला से लाएंगे कि तमिलनाडु से लाएंगे, कर्नाटका से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, बंगाल से लाएंगे, बिहार से लाएंगे। बहरहाल मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इंडिया ब्लॉक
इस बार भरपूर सपोर्ट पा रही है। मैं तो हमने कहा मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक हमारा गठबंधन जिसे है वो कम से कम भी पूर्ण बहुमत से बहुत ऊपर जाएगी। पूर्ण बहुमत से ऊपर। शत्रुघ्न सिन्हा के स्टाइल में कहां से लाओगे 400? उनसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण बहुमत स्पष्ट बहुमत क्या दोनों में अंतर है, वो भी बता देते। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और सच पूछे तो राजनीति की शुरुआत इन लोगों का 1977 में जब इमरजेंसी लगा था तो ये लोग जनता पार्टी के समर्थन में काफ़ी आए थे, तो उस समय से इनको राजनीति में इनकी पहचान मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब आए तो जब छोड़े तो इनको पद की लालसा थी। ये जब कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे तो 12 बजे से पहले वो दफ्तर आते ही नहीं थे, क्योंकि इनका दर्द 14 में यही हुआ ना, मुझे मंत्री नहीं बनाया। इसके अलावा और कोई दर्द ही नहीं था। इसके बाद वहाँ से भागे तो किसके पार्टी में भागे? लालू प्रसाद यादव की पार्टी में भागे। वहाँ से पिट करके आए। उनकी पत्नी उस समय जो है वो घर के अंदर ही बंटवारा हुआ। पत्नी जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी लखनऊ से, पति चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के साथ से, अब जो है वो चले गए हैं टीएमसी के साथ। तो जो आडवाणी जी के साथ के लोग थे, जो आडवाणी जी के ग्रुप के साथ बड़े क्लोजली थे, चाहे वो आप जसवंत सिन्हा को देखेंगे, अरुण शौरी को देखेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा को देखेंगे, तो ये पूरा कैंप जसवंत सिंह जो है, ये पूरा कैंप जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ आपको मिलेगा 2014 के बाद में। इन सब की अपनी अपनी इच्छाएं थी और इन सब की अपनी अपनी इच्छाएं, जैसे महाभारत के जितने पात्र थे ना, सब अपनी अपनी प्रतिज्ञा के लिए हुए खड़े हुए थे कुरुक्षेत्र में, वैसे ही ये सब अपने अपने एम्बिशन लिए हुए खड़े थे। नहीं मिला, नरेंद्र मोदी से उनके जो इच्छाएं थी वो पूर्ण नहीं हुई, तो ये सारे कुंठाचार्य जो हैं वो सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। देखिए, जो बात हम शुरुआत में कहते थे ना 400 पार वाली बात पे, अब वो होने लगा है। अब वो 400 में लोग, उन्होंने कहा 399 भी हो गया तो विपक्ष यही बोलेगा 400 नहीं हुआ ना। एक तो बड़े कुंठाचार जो कम से कम जो कांग्रेस के न्याय यात्रा के साथ बहुत बड़े से उन्होंने पता है क्या, यदि भारतीय जनता पार्टी 300 से नीचे आ जाएगी तब भी उसकी राजनीतिक हार मानी जाएगी, नैतिक हार मानी जाएगी। कौन है ये? नाम नहीं बोलूंगा, आप जानते हैं। वो एक जो राहुल गांधी की यात्रा के भी बड़े वो साझेदार थे। योगेंद्र यादव। आप बोल दीजिए, आपको जो बोले 300 के नीचे भाजपा आई तो नैतिक हार है भाजपा बोले, वो भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार होगी। भाजपा कहेगी हाँ हम हार गए, नैतिक तौर पे हार गए। 300 के नीचे ये लोगों की सोच है। अब आप क्या बोलेंगे? नहीं होगा तो यही, भाजपा अगर नहीं पाती 300 तो यही होगा। देखो 300 नहीं आई ना। देखिए, मॉरल विक्ट्री वाला तो हम लोग कई बार सुन चुके हैं ना भाई, कि हम भले हार गए लेकिन हमारी मॉरल विक्ट्री हुई। ये राहुल गांधी कांग्रेस कहते ही रहते हैं। तो भाई अगर ये मॉरल विक्ट्री है, डेमोक्रेसी में जनता आपके साथ आ नहीं रही है और उसको आप नैतिक जीत बता रहे हैं, तो फिर नैतिकता और अनैतिकता पर नए सिरे से बातचीत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें तो कोई भ्रम है नहीं। शायद ये बहाना बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे थे, माहौल बना रहे थे। अरे भाई, राजनीति में बहुत स्पष्ट होता है कि आदमी अपने हिसाब से सब चीजें करता है। अगर वो अपने हिसाब से चीजें करते हुए दूसरे को अपने पाले में ले आया और वहीं आके वो फंस गए, तो यही तो ट्रैप है। अगर वो 400 नहीं भी पार करते हैं, 350, 450, 380, 360, 320, तो भी तो वही जीत रहे हैं। और भारतीय लोकतंत्र में जहां आप अभी 10 साल पहले तक मिलीजुली सरकारें देखते थे, जहां 2007 में 137 और 142 पे निर्णय हो गया था, वहां अगर कोई पूर्ण बहुमत में जा रही, प्रचंड बहुमत में जा रही, तो वही जीत है। और कौन सी जीत होगी? अभी आपने झूठ शब्द इस्तेमाल किया कि लोग नहीं आए अगर मोदी के 350 तो ये कहेंगे कि मोदी झूठ बोल रहे थे। इस चुनाव में व्यूअर्स, मैं बात गंभीरता से कह रहा हूं, ये चुनाव लड़ाई झूठ पे गया है। ये चुनाव झूठ पे ही लड़ा गया है। कांग्रेस ने ये कहा ये आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण तुम्हारा छीन लेंगे। ये झूठ नहीं कहलाएगा, ये विशुद्ध झूठ है। झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है। और ये झूठ से आगे फरेब की देश कैटेगरी में है। अराजकता फैलाने की कोशिश है। संविधान के कोई खत्म कर दे ये स्थिति नहीं। और शायद यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी को ये बोलना पड़ा कि अगर बाबा साहब खुद आ जाए फिर से भारत में, तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। ये संविधान किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी समाज या किसी की भी नहीं। ये संविधान पूरे देश का नीति निर्देशक तत्व है।
और उसको खत्म करने की स्थिति कोई नहीं। जहां तक संविधान की समीक्षा, उसमें युगानुकूल परिवर्तन की बात है, तो 104 बार हुआ, ये फिर हो बात जाएगा। अब सोचिए, आप खुद सोचिए ना, कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन इस बात पर लड़ा गया जो बिल्कुल आधारहीन है, कोई बेसिस नहीं था जिस बात का कि आरक्षण मोदी खत्म कर देंगे आकर। आप कहेंगे फिर मोदी ने भी तो कहा कि हम आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। वो बात उन्होंने कही तो कहा, कर्नाटक गिनाया, तेलंगाना गिनाया, आंध्रा गिनाया, फिर बाद में राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ गया 2012 कि हाँ मुसलमानों को आरक्षण हम देंगे। और उनको ये बीजेपी कांग्रेस के इस आरोप के जवाब में ये बात लानी पड़ी थी। ये बात कल ही मुझसे किसी ने कही, भाई पूरा चुनाव झूठ पर लड़ दिया गया, देश में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, असल मुद्दे पे बात नहीं हुई। नहीं, असल मुद्दों पे बात तो हुई। अब अगर आप मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जो है वो असल मुद्दा तो है ही, इस पे बात हुई। अब ये बातें तो डिनाई नहीं की जा सकती ना कि ये ऐसा एक मुद्दा है जिसको बीजेपी को लगता है कि ये सही नहीं है और कांग्रेस को लगता है ये सही है, तो असल मुद्दा है और अफेक्ट करता है लोगों को। अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं तो वो भी असल मुद्दा है। अगर हम ये बात करते हैं कि हिंदू समाज जो है उसकी आकांक्षाएं या उसकी तरफ कौन देखता है, बीजेपी देखती है, तो ये भी असल मुद्दा है। तो ऐसे नहीं है कि ये असल मुद्दों पे नहीं। अगर हम सिर्फ इकोनॉमी को असल मुद्दा मानते हैं, हम रोजगार को असल मुद्दा मानते हैं, महंगाई को असल मुद्दा मानते हैं, तो बात अलग है। लेकिन ये सारे मुद्दे ऐसे हैं। बड़ी अच्छी बात है, आज 8.2% जीडीपी की रफ्तार आई है, उस पर वोट हो, बिल्कुल होना चाहिए। और प्रोग्रेस पे वो फिर वोट होना चाहिए। फिर इस बातों पे वोट नहीं होना चाहिए कि कौन किस जाति का है। फिर इस बात पे वोट नहीं होना चाहिए कि भैया जो कौन किस दल में गया है। फिर इस बात पे वोट होना चाहिए कि कौन सा दल जो है देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो देश को आगे लेके जा सकता है, किसने ये प्रूव किया है कि देश में जो सभी लोग हैं, सभी लोगों के लिए बेहतरी के काम या बेहतरी की स्कीमें कौन चला सकता है। देखा वोटर नहीं है, आपको लग रहा वोटर देखा ना, केवल जात पात में फंसा रह गया। मुझे लगता है कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारी जो वोट किया जाता है लोगों के द्वारा, वो जात पात पे वोट किया जाता है, कौन सी जाति का खड़ा है। और देखिए, ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये सिर्फ लोगों के भीतर नहीं, ये पार्टियों के भीतर भी है। पार्टियां भी समीकरण देख के अच्छा कौन सी जाति का कौन ज्यादा है, लोग कहाँ पे हैं, उस हिसाब से। आज कांग्रेस पार्टी क्या कर रही होगी राहुल जी? आप भी खबर निकालेंगे। कांग्रेस पार्टी आज क्या कर रही होगी? आज मीटिंग बुलाई खड़गे साहब ने, वो मीटिंग होने वाली दिल्ली में, खड़गे साहब ने मीटिंग बुलाई है, उसमें देखते कौन आता है। वैसे तो तेजस्वी तो आ रहे हैं, राहुल गांधी है क्या सर उस मीटिंग में? होने चाहिए। ये जो मीटिंग है ये बेसिकली तो सारे जो विपक्षी दल है उनके लिए बुलाई गई थी। नहीं हुई तो वर्चुअल जुड़ जाएंगे। ये सारे विपक्षी दलों के लिए बुलाई गई थी, लेकिन कौन, जैसे ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगी, उनका चुनाव है। एमके स्टालिन ने भी मना कर दिया कि वो नहीं करेंगे क्या इस मीटिंग में समीर जी? सर मुझे तो लगता है कैबिनेट का आज वोटिंग हो रही है, जिस समय 13 उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पे वोटिंग है, 57 सीटों पे आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। वहां अपने मतदाताओं को बाहर निकालने की कोशिश करने के देखना चाहिए लगातार। वहां मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेताओं की बैठक बुला रहे, ममता बनर्जी ने मना कर दिया आने से अंदर। राहुल गांधी बैठक में उपस्थित रहने नहीं वाले, वो खबर है कि वो हिंदुस्तान के बाहर है इस समय, तो वो बैठक में रहेंगे नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे से ये बताना चाहते हैं इस बैठक के माध्यम से कि हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, हमारा सेनापति भी तैयार है, बस 4 तारीख को जिस दिन घोषणा होगी तो राज्याभिषेक होने वाला है। और आज ये बैठकर जो सूची बनी थी कि गृह मंत्री कौन बनेगा, आज फाइनल नाम होगा कि उद्धव ठाकरे बनेंगे कि तेजस्वी बनेंगे। वित्त मंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो उनकी जगह संजय सिंह को बना दिया है, तो कैसा रहेगा? आज ये सूची बनने वाली है और ये सूची को अंतिम रूप देंगे बैठ के। आप कह रहे हो विदेश चले गए, कहाँ अब देखेंगे आज मीटिंग में आते हैं कि नहीं, वो कहाँ पर है, अभी खबर आएगी उनकी। चले गए तो नहीं, अभी खबर देखेंगे ना, वो बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कांग्रेस को बताना चाहिए कहाँ गए, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहिए। ईवीएम का गाना कितने बजे से बजेगा जी? ईवीएम का गाना कितने बजे से बजेगा? वो तो शुरू हो चुका है सर, चुनाव के बीच में शुरू हो चुका है। और ये 4 तारीख के बाद ही 3 तारीख की रात से शुरू हो जाएगा, 3 तारीख की रात से शुरू हो जाएगा ये कहना। और जो आज जो पत्रकार उसमें जो आ नहीं रहे, मीडिया पे पैनल में जो नहीं आ रहे कांग्रेस के, इसी कारण नहीं आ रहे। आप देखना 4 तारीख को जैसे ही 12 बजेंगे ईवीएम फिर रुदाली शब्द चर्चा में आएगा और ईवीएम का आरोप लगना शुरू हो जाएगा। रुदाली या विधवा विलाप उसके लिए अच्छा शब्द है। अरे राम, ऐसा ना बोलिए। और मैं सच बोलता हूँ, उसके लिए रुदाली कहा जाता है। राजस्थान में लोग छाती पीट करके रोने के लिए, प्रोफेशनल रोना, तो वो प्रोफेशनल कैंडल वाले जो हैं, आप देखते होगा कि कुछ भी देश में होता है तो दुनिया भर के कैंडल मार्ची जो हैं एक साथ आते हैं। 4 तारीख को संविधान खत्म हो रहा है। बिल्कुल, अब आप लोग हैं, खत्म ही करने वाले देश हैं। बुरे दौर में मोदी आगे तो संविधान खत्म हो जाएगा ना। देखिए, जितना नरेंद्र मोदी जी ने संविधान की भावनाओं के अनुरूप कार्य किया है, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया है। रणदीप सुरजेवाला का जो बयान आया था ना, मनमोहन सिंह ने किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो राक्षस होते हैं, वही बयान वो वापस देने वाले हैं कांग्रेस कि अरे जरा अभी आपने कहा दुनिया वाली बात, तो मुझे एकदम से ख्याल आया, दुनिया क्या सोच रही है इस वक्त? भारत के चुनाव का एग्जिट पोल आ जाने वाला है, विदेश में क्या खबरें चल रही है, क्या खबरें छप रही हैं?
विदेशी एजेंसियां भी देखिए, वो भी चुनाव को पढ़ती हैं, उन्होंने क्या असेसमेंट अपना दिया है आज आपको एग्जिट पोल पर जो पता चलने वाला। उससे पहले जरा विदेशी एजेंसियों का, पत्रिकाओं का, मीडिया हाउसेस का, उनका आकलन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए कहानी कुर्सी की और एग्जिट पोल भी आज इंडिया टीवी पर।